नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा फिर से उपस्थित हूँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन बनाना सिखाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है एडिशन रिएक्शन, वो किस प्रकार से होती है। तो एक बार इसके फ्लैशबैक पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है सेकंड बुक में वो 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 3 एलिमिनेशन रिएक्शन और नंबर 4 होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो उसमें से हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि जो एडिशन रिएक्शन होती हैं वो हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो एडिशन रिएक्शन एक बार हम एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद समझेंगे। तो जैसे एग्जांपल हमने दिया था कि अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं प्लस अटैकिंग रीजेंट होता है, अटैकिंग रीजेंट इक्वल टू बनता है प्रोडक्ट, उत्पाद बनता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस अटैकिंग रीजेंट इक्वल टू प्रोडक्ट बनता है। तो डियर स्टूडेंट, जरा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके बारे में कल हमने पढ़ा था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 सिमेट्रिकल, नंबर 2 नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और नंबर 2 नॉन सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल क्या होते हैं और नॉन सिमेट्रिकल क्या होते हैं बच्चों, इस पर हम बात करेंगे। सिमेट्रिकल ऐसे होते हैं, सिमेट्रिकल ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें जो कार्बन लगा होता है बॉन्ड के दोनों ओर के कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या समान होती है। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। समझ गए होंगे आप, कल हमने बताया था इसके बारे में। और नॉन सिमेट्रिकल ऐसे होते हैं जिसमें जो हमारा बॉन्ड लगा होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें दोनों ओर बॉन्ड के दोनों ओर हाइड्रोजन जो कार्बन होते हैं उसकी पास जुड़े हाइड्रोजन की संख्या समान नहीं होती, इनको नॉन सिमेट्रिकल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिमेट्रिकल होते हैं हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड के, वो तो बिल्कुल सिंपली रिएक्शन दे देते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H सिंगल बॉन्ड Br। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था और कैसे रिएक्शन होती है भी हमने इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ी थी, 2 मैकेनिज्म पढ़ी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पीछे के पार्ट को भी देखिए, क्योंकि रसायन विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जो सीक्वेंस में चलता है और अगर आप उसको सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं तो आपको बीच से समझ में नहीं आता है। फिर आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, विज्ञान को याद करिए, रिएक्शन को याद करिए। और याद करने से आपको रसायन विज्ञान या साइंस आने वाली नहीं है। तो इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, हमारा S पर पॉजिटिव Br पर नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर, और प्लस वाला कहीं भी अटैक कर सकता है, माइनस वाला कहीं भी अटैक कर सकता है, और हमारा कंपाउंड बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये बन जाता है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा नॉन सिमेट्रिकल होता है वो 2 प्रकार की रिएक्शन देता है, 2 प्रकार से रिएक्शन देता है। पहला होता है मार्कोनिकॉफ, याद करिए कल हमने पढ़ाया था आपको मार्कोनिकॉफ के नियम से, और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो प्यारे बच्चों, ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम यहां तक कल हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम और इसके अनुसार कैसे रिएक्शन बनती हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो एक बार हम जो पीछे हमने लिखा हुआ है इसको सबको इरेज कर देते हैं। तो इसके पहले प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, अगर आप नए हमारे वीडियो पर हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज पीछे के सारे वीडियो वॉच करिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम आपको पूरी केमिस्ट्री समझाएंगे, रिएक्शन बनाना सिखाएंगे, चाहे वो सेकंड बुक की रिएक्शन हो या फर्स्ट बुक की, ऑर्गेनिक क्यों या इनऑर्गेनिक क्यों, आपको न्यूमेरिकल लगाना सिखाएंगे और जो हाइपोथेसिस है वो सारी समझाएंगे और साथ में सारे रीजनेबल क्वेश्चंस के आंसर देंगे। हम आपको केमिस्ट्री में वो पढ़ाएंगे जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा या सोचा भी नहीं होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 1 मिनट के इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि उम्मीद करते हैं आप लोग उसको नोट कर लिया होगा, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ का नियम।
तो मार्कोनी का नियम ध्यान दीजिए केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर ही लागू होता है। और ध्यान समझना, मार्कोनिकॉफ का नियम रशियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ, उन्होंने 19वीं शताब्दी में दिया था। अब बच्चों इस पर हम बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। एग्जांपल लेते तो तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H सिंगल बॉन्ड Br। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर FClBrI ले सकते हैं, हेलोजन कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर। हालांकि हेलोजन अम्ल पर ही खोज की थी व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ ने। जरा समझना इस बात को। तो ये जो यहाँ पर नियम लगेगा हमारा, मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा डियर स्टूडेंट्स, और कैसे लगेगा और क्यों लगेगा इस बात पर हम बात करेंगे। तो देखिए H और Br का अध्ययन करते हैं तो H पर आता है प्लस और Br पर आता है माइनस, आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। जब ये ब्रेक डाउन होता है तो H पर हो जाता है प्लस और Br पर हो जाता है माइनस। ये हमारा टूटता है विस्मास विखंडन से, हेटेरोलाइटिक फिजन से। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर H प्लस हमारा ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और Br नेगेटिव ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल। जरा समझिए अच्छी तरीके से बच्चों, ये हमारा बदल जाता है किसमें, न्यूक्लियोफाइल में, और ये हमारा बदल जाता है इलेक्ट्रोफाइल में। अब अच्छी तरीके से समझिए आप लोग, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। एक्चुअली जो व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ थे उन्होंने ऐसा कोई नियम, मतलब ऐसी कोई रिएक्शन की खोज नहीं की थी। उन्होंने रिएक्शन के आधार पर यह नियम दिया था। उन्होंने पाया कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोजन जो एसिड होते हैं उनके साथ में एक ही पैटर्न में रिएक्शन देते हैं। सामान्य अवस्था में सारे हाइड्रोजन एसिड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ एक ही पैटर्न में रिएक्शन देते हैं। वो पैटर्न क्या, जरा पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जब ये रिएक्शन होती है तो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ऊपर लगता है Br। इसी प्रकार जो दूसरी रिएक्शन कराई जाती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस लेते हैं यहाँ पर हम HCl, तब भी वही सेम रिएक्शन होती है, बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ऊपर लगता है Cl। जरा देखिए दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम पैटर्न पर चल रही है। तो व्लादिमीर मार्कोनिकॉफ ने 19वीं शताब्दी में जब इसका अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि जो निगेटिव भाग है वो एक निश्चित कार्बन के पास ही जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी हम इसको डेवर पॉजिटिव निगेटिव डेवर पॉजिटिव बदल कर देख सकते हैं। ये भी टूटेगा सेम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। अब जरा समझिए आप लोग डियर स्टूडेंट्स, क्या है रिएक्शन स्वतः होती है। ये जो रिएक्शन है ना ये तो अपने आप होती है, इसको कराने की आवश्यकता नहीं होती। केवल मार्कोनिकॉफ ने क्या किया था, इसका अध्ययन किया था, इसको पढ़ा था, इसके ट्रेंड को समझा था इन्होंने। तो क्या समझा इन्होंने, पाया कि जो निगेटिव ग्रुप है वो हमेशा बीच में जाता है। निगेटिव ग्रुप कहाँ जाता है, हमेशा निगेटिव ग्रुप उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ध्यान देना अच्छी तरीके से, निगेटिव ग्रुप हमेशा उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। उसके बाद इधर देखो इस रिएक्शन में वही कंडीशन हो रही है, निगेटिव ग्रुप उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इन्होंने इसको एक नियम बना दिया। अब इसका रीजन क्या है, आखिर क्यों निगेटिव ग्रुप जो होता है वो बीच में ही जाता है, जो भी नेगेटिव ग्रुप हमारे न्यूक्लियोफाइल है वो बीच में ही क्यों जाता है, जरा इस पर बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक नया टॉपिक है हमारे पास, यहाँ पर हम पढ़ेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, इसमें देखिए CH3 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है CH3, और ये दिखाता है प्लस I प्रभाव। क्या दिखाता है, प्लस I प्रभाव। ये प्लस I प्रभाव क्या है, ध्यान समझना, इसको कहते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लस I प्रभाव। ध्यान देना, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा सा दूर खिसकता है, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को किसी एक ओर खिसकना ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, ये CH3 लगा होता है, जो CH3 प्लस I दिखाता है, मतलब CH3 हमेशा साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर की ओर धक्का लगाता है। तो सेम यहाँ पर भी देखो CH3 लगा हुआ है और ये भी साझे के इलेक्ट्रॉन को अपने दूर धक्का लगाएगा। अब इस पर थोड़ा अध्ययन कर ले बच्चों, रिजोनेंस में आ जाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर लगा है H, और डबल बॉन्ड C, और इधर लगा है H, और इधर लगा है H। ठीक, CH3 दिखाएगा प्लस I प्रभाव, तो जिसकी वजह से साझे का इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा और इस कार्बन पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेवर नेगेटिव हो जाएगा। और जब इस पर डेवर नेगेटिव आएगा तो बच्चों
यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। डबल बॉन्ड में एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से बहुत ज्यादा कमजोर होता है और इस पर डबल नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है। कूलॉम का नियम लगा सकते हैं आप, तो रिपल्सन शुरू हो जाता है और पाई बॉन्ड डिलोकेलाइज मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो संरचना क्या बनती है, CH3 सिंगल बॉन्ड C और H और सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर आ जाता है प्लस। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बन गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अच्छे से समझिए बच्चों। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो स्थायी होता है। 1 डिग्री की अपेक्षा 2 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायी होता है। तो जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है, एल्कीन होता है, कैसा असंतृप्त नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन में टूट जाता है। जैसे ही कोई भी एसिड हैलाइड अटैक करता है वैसे ही टूट जाता है। और जब टूट जाता है 2 डिग्री में पहुंच जाता है, उसके बाद जो इसका नेगेटिव ग्रुप है वो कहां अटैक करेगा, समझ गए होंगे आप। नेगेटिव ग्रुप का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां पर प्लस लगा होगा। इसलिए नेगेटिव वाला ग्रुप प्लस पर जाता है, ठीक है ना। तो मार्कोनिकॉव जो थे रशियन साइंटिस्ट जिन्होंने 1900 में इसका अध्ययन किया, व्लादिमीर मार्कोनिकॉव ने जब इस रिएक्शन के पैटर्न को पाया कि ये तो सभी रिएक्शन एक ही तरीके से हो रही, तो उन्होंने इसके लिए एक नियम बना दिया, ठीक है। उन्होंने कोई खोज नहीं की रिएक्शन की, उन्होंने नियम बनाया। क्या नियम बनाया कि जब भी किसी असंतृप्त नॉन सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन पर कोई भी एसिड हैलाइड अटैक करता है तो उसका नेगेटिव वाला भाग, बच्चों आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, फिर से देख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। जब भी किसी असंतृप्त नॉन सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन पर कोई एसिड हैलाइड अटैक करता है तो एसिड हैलाइड का नेगेटिव वाला भाग हमेशा उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यह मार्कोनिकॉव का नियम है और यह नियम मार्कोनिकॉव ने एक पैटर्न पर दिया था, समझ गए होंगे आप। यह नियम सिर्फ इसीलिए लागू होता है क्योंकि वहां पर नॉन सिमेट्री है और नॉन सिमेट्री में CH3 अगर लगा हुआ है तो प्लस आई प्रभाव दिखाएगा, और प्लस आई प्रभाव की वजह से ही ये 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री में टूट जाता है। और देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे अधिक स्थायी होता है, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्थायी होता है, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्थायी होता है। समझ रहे होंगे आप लोग हम क्या करना चाहते हैं। तो प्लीज अगर आपको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी किसी असंतृप्त नॉन सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन पर मार्कोनिकॉव के नियम से हम एसिड हैलाइड की एडिशन कराते हैं तो वहां पर हमेशा हमको 2 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री या फिर हमको मिलेगा 3 डिग्री। ध्यान देना, यहां पर तो हमको 2 डिग्री मिले, 2 डिग्री या 3 डिग्री ही एल्किल हैलाइड मिलते हैं। और समझिए जरा, हमको 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मार्कोनिकॉव के नियम से प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये मार्कोनिकॉव का नियम है, क्यों अप्लाई होता है और कैसे लागू होता है ये आप समझ में आ गए। इसकी जो मैकेनिज्म है सेम उसी प्रकार से जैसे हमने कल पढ़ी थी मैकेनिज्म। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप पीछे के वीडियो को देखिए और समझिए अच्छी तरीके से। अगर आप सीक्वेंस में सारी वीडियो को देखते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। तो प्लीज आगे पढ़ते हैं। मार्कोनिकॉव का नियम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एंटी मार्कोनिकॉव का नियम। कौन सा पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव का नियम। तो इसको हम साफ कर दे रहे हैं बच्चों, और अब हम पढ़ेंगे एंटी मार्कोनिकॉव का नियम। तो एंटी मार्कोनिकॉव का नियम होता क्या है, जरा इस पर बात करते हैं। जब 1900 में व्लादिमीर मार्कोनिकॉव ने मार्कोनिकॉव का नियम बनाया और रिएक्शन के पैटर्न के आधार पर एक नियम दे दिया, तो उस नियम से हमको क्या मिलता रहा, हमेशा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H सिंगल बॉन्ड Br। तो निगेटिव और पॉजिटिव लगा लेंगे डेवर में हम यहाँ पर, और ये निगेटिव वाला जाएगा मार्कोनिकॉव के नियम के हिसाब से यहाँ पर, तो बनेगा जाके हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ लग जाता है Br। मतलब हमको 2 डिग्री ही हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब ये तो रिएक्शन हो गई, मार्कोनिकॉव का नियम अप्लाई हो गया। उसके बाद 1933 में 1933 में हमारे साइंटिस्ट हुए
MS खैरास, MS खैरास और उनके साथी थे मायो। दोनों लोगों ने मिल करके एक नया नियम दिया जो मार्कोनी काप के नियम से उल्टा चलता है। उसका नाम रखा गया एंटी मार्कोनी काप का नियम। क्या नाम रखा गया? एंटी मार्कोनी काप का नियम। क्या नाम रखा गया? एंटी मार्कोनी काप का नियम। चूंकि ये नियम जो दिया था, ये नियम दिया था MS खरास ने, इसलिए इसका नाम रखा गया खरास प्रभाव। क्या नाम रखा गया? खरास प्रभाव। समझ गए होंगे आप लोग हम क्या बता रहे हैं। उसके बाद ध्यान देना, चूंकि इस नियम में एक आवश्यकता होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H सिंगल बॉन्ड Br। बच्चों ध्यान समझना, एक तो खरास प्रभाव का जो नियम है वो केवल एसिड हैलाइड के HBr पर लागू होता है। HCl और HI ये नियम का पालन नहीं करते। और जब HBr को किसी असंतृप्त नॉन सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड पर रिएक्शन कराई जाती है, तो अगर हम यहां पर कोई प्रेजेंस नहीं लेते तो ये मार्कोनी काप के नियम से होगी। लेकिन इन्होंने, किसने? हमारे खराश और मायो, इन लोगों ने यहां पर चेक किया कि अगर कोई पराक्साइड लगाओ H2O2, क्या लगाओ? पराक्साइड। ध्यान देना, ये हाइड्रोजन पराक्साइड है, तो यहां पर कोई पराक्साइड अगर रख दिया जाए, पराक्साइड की उपस्थिति कर दी जाए, मतलब रिएक्शन में थोड़ा सा पराक्साइड भी मिला दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो HBr होता है ये मार्कोनी काप से उल्टे नियम पर चलता है। मतलब मार्कोनी काप के अनुसार रिएक्शन नहीं देता है, बल्कि क्या होता है कि इसका जो निगेटिव वाला भाग होता है, अधिक वैद्युत वाला भाग होता है, वो उस असंतृप्त कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो मतलब ये वाला भाग यहां जाएगा। समझ गए होंगे। अब ये कहानी किस वजह से होती है? केवल पराक्साइड की वजह से। अगर पराक्साइड की उपस्थिति ना हो तो ये भी मार्कोनी काप के नियम से रिएक्शन होगी। और चूंकि पराक्साइड केवल लगा हुआ है इसलिए रिएक्शन का प्रोसेस बदल गया है। तो डियर स्टूडेंट, पराक्साइड की वजह से ही इसको एक और नाम दिया गया, उसको कहते हैं पराक्साइड प्रभाव। पराक्साइड प्रभाव। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्या क्या नाम रखे गए? इसका नियम पहला एक एंटी मार्कोनी काप का नियम रखा गया नाम, दूसरा नाम रखा गया खराश प्रभाव। खराश प्रभाव इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी खोज MS खराश ने की थी 1935 में। और इसके बाद चूंकि इसमें पराक्साइड की उपस्थिति अति आवश्यक है, बिना पराक्साइड के रिएक्शन होने वाली नहीं है। बिना पराक्साइड के रिएक्शन मार्कोनी काप के नियम से होगी। अगर पराक्साइड लगाएंगे तभी ये रिएक्शन विपरीत दिशा में चलेगी। मतलब ये जो है, जो Br नेगेटिव है, मार्कोनी काप के नियम से उल्टा काम करेगा। मतलब उस जगह जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। इसलिए इसका नाम रखा गया पराक्साइड प्रभाव। अब बच्चों ऐसा होता क्यों है? ध्यान समझना, Br नेगेटिव जो हमारा अधिक जगह क्यों जाएगा, तो जब इसको थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे हम। जो हाइड्रोजन पराक्साइड है इसका सूत्र होता है HOOH H2O2, ठीक है ना। इसका सूत्र बायर ने दिया था, एक साइंटिस्ट हुए बायर, उन्होंने दिया था। तो ये हाइड्रोजन पराक्साइड में जो ये बॉन्ड होता है ये पराक्साइड बॉन्ड होता है। जब भी दो ऑक्सीजन के मध्य में एक बॉन्ड लगाओ तो उसे कहते हैं पराक्साइड बॉन्ड। किसके मध्य में? दो ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रही हो तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? पराक्साइड बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी पराक्साइड बॉन्ड टूटता है तो हमेशा ये बॉन्ड होमोलाइटिक फिजन से टूटता है। किससे? होमोलाइटिक फिजन से टूटता है। और जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों ऑक्सीजन अपना अपना वापस ले लेते हैं तो बनता है OH और प्लस OH, और दोनों ही बनते हैं फ्री रेडिकल। क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। और ये रिएक्शन जो है पराक्साइड की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए रिएक्शन मुक्त मूलक विधि से होती है। और मुक्त मूलक विधि से होने के कारण ही जो HBr टूटता है वो भी मुक्त मूलक में टूटता है। आपको हमने कल बताया था कि मुक्त मूलक के आक्रमण से बनने वाले यौगिक भी मुक्त मूलक होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण से बनने वाले यौगिक भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण से बनने वाले यौगिक भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो मुक्त मूलक बनते हैं, जिसमें जो HBr होता है ये भी हमारा मुक्त मूलक के रूप में टूटता है। और ये मुक्त मूलक के अटैक करने की वजह से CH2 जो होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये फ्री रेडिकल के रूप में टूटता है, समाज विखंडन होता है इसमें। और उसी वजह से हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां लगता है
Br। देखिए बात लब्ध की है, हमको इसकी मात्रा ज्यादा मिलती है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो भी रिएक्शन होती है वो जाकर के इक्विलिब्रियम में रुक जाती है। उसके आगे कैसे रिएक्शन बढ़ती है, इसके लिए जो है ला सकेले के नियम दिए गए हैं केमिस्ट्री में। हो सकता है आपने ना पढ़े हो तो आगे हम पढ़ाएंगे इनको कि रिएक्शन आगे कैसे बढ़ती है। तो फिलहाल हमको जो प्रोडक्ट मिलते हैं यहाँ पर एक से अधिक मिलते हैं, लेकिन इसकी लब्धि ज्यादा होती है, इसीलिए इसको कहा गया है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या पराक्साइड प्रभाव या इसको खराश प्रभाव कहते हैं। और ध्यान देना बच्चों, ये हमारा 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री प्राथमिक बना हुआ एल्किल हैलाइड। तो अब आप समझ रहे होंगे कि मार्कोनिकॉफ का नियम अगर कहीं पर भी लग रहा है तो पहली कंडीशन क्या है? मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा कहां? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, उसके बाद में उसके वो नॉन सिमेट्रिकल होना चाहिए, असममित होना चाहिए, ठीक है ना। और उस पर जब एसिड अटैक करेगा एसिड हैलाइड, तो हमारा मार्कोनिकॉफ के नियम से 2 डिग्री या 3 डिग्री बनेगा। और अगर हम वहां पर पराक्साइड प्रभाव लगा देते हैं तो फिर यहाँ पर जो है खराश प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लागू हो जाता है और इस वजह से वो 1 डिग्री बनेगा। तो 1 डिग्री अगर कहीं पर भी हम किसी एल्कीन को 1 डिग्री में बदलना चाहते हैं तो हम वहां पर पराक्साइड प्रभाव के द्वारा ही एसिड हैलाइड या HBr का ही योग करेंगे। और अगर कहीं पर उनको 2 डिग्री में बदलना है तो फिर हम वहां पर मार्कोनिकॉफ का नियम प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कैसे लागू होता है और कैसे लगा, कैसे इसकी खोज हुई है, समझ में आ गया होगा। आज हमने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ के द्वारा एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद अब बच्चों कल हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में कि कैसे हमारा मुक्त मूलक विधि से एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। तो मुक्त मूलक कैसे बनते हैं, उनसे एडिशन रिएक्शन कैसे होती है और उनके मैकेनिज्म क्या, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तो आपसे फिर से एक बार हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, पढ़ाई पसंद आ रही है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और प्लीज कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।